बात अशोक जी कि जब आदमी सामाजिक कार्य करता है, समाज के लिए काम करता है, पढ़ाई भी करता है, तो कहीं ना कहीं आप सामाजिक कार्यों में ज़्यादा समय देते हो, तो परिवार के लोगों की क्या प्रतिक्रिया होती थी? और आपको कब इन कार्यों के उनकी स्वीकृति मिली या स्वीकार कर लिया? अच्छा, नहीं बिल्कुल, आप बहुत ही एक जीवन से जुड़ी हुई एक सच्चाई है इसमें, जो सवाल आपने रखा है। मुझे लगता है कि जब आप पूरे वही सोशल एक्टिविज्म और फ्रीलांस जैसी चीज़ों में जहाँ कोई करियर का बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं होता, अगर आप उधर रम जाते हैं, संघर्षों में, जन आंदोलनों में खड़े रह जाते हैं, तो आपको उस वक्त तो लगता है कि हम बहुत समाज को बदलने के लिए चल पड़े हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे। एक होता है कहीं न कहीं, एक मन में ऐसी धारणा आ जाती है, लेकिन वो भ्रम तब टूटता है जब कुछ सालों के बाद आपके करियर को लेकर के आपके घर वाले, आपके परिवार वाले, आपके समाज के लोग उठाते हैं कि भैया तुम कर क्या रहे हो, तुम हो क्या। जब ये पहचान की बात होती है तो वहाँ ये सोशल एक्टिविज्म और ये पत्रकारिता हमारे कैरियर को बहुत तरीके से संतुष्ट नहीं कर पाता है। और वहाँ हमने देखा है कि अगर मैं कहता हूँ कि मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, कहता है कि अरे अच्छा ठीक है, तो वहाँ मेरा नजरिया बन जाए। तो उस दिनों हुआ क्या कि जब मैं बहुत रम गया था उस शुरुआती दौर में, और आदिवासी इलाकों में आदिवासी दोस्तों के साथ, तो मेरे घर वाले तो बहुत परेशान हो गए थे कि ये लड़का जो है बर्बाद हो गया, ये पूरा आदिवासी के पीछे जो है अपना जीवन बर्बाद करा, ये कुछ करेगा नहीं, ऐसे बेकार चला गया। मेरे पापा, मेरे मम्मी, सब लोग ये सोच रहे थे। और उस वक्त इतना जुनून था सर कि मैं समाज को लेकर के जो है कि बदलने का, कि ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन ठीक है, मैं बदल नहीं पाया, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि उस आंदोलन के दरमियान जो मैंने संघर्ष किया, जो संघर्षों में साथ रहा, उनके समर्थन में रहा, उन चीज़ों से मैंने बहुत कुछ सीखा। और जो थोड़ी बहुत मेरे पास अगर कुछ पूंजी है, वैचारिक रूप से अगर मैं समृद्ध थोड़ा बहुत भी हो पाया है, या थोड़ी बहुत समझ समाज को लेकर के, मुद्दों को लेकर के, आदिवासियत को लेकर के मुझे बन पाई है, तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि उस आंदोलन की देन है कि थोड़ी बहुत आदिवासियत की समझ हो या समाज की संस्कृति की समझ, उसी वजह से। ये मेरी पूंजी। इसके लिए तो मुझे लगता है कि आपको बाहर के लोग या यहाँ के लोग भी ज्ञान कोश का भंडार आपको समझते हैं, आते हैं आपके पास, आपसे चर्चा करते हैं, चाहे रिसर्च वाले हों या इस तरह के ज्ञान प्राप्त करने वाले लोग। अच्छा, कविता, जैसे आपने सामाजिक कार्य शुरू किया, आपने आलेख लिखना शुरू किया, धारावाहिक लिखना शुरू किया, कविताएं भी लिखना शुरू, कहानी भी, तो साहित्य को मान्यता मिलने में, स्वीकृति मतलब स्वीकार्य आपको कर ले, तो इसमें समय लगता है। कितना समय लगा जब जो आपका ये जो स्वरूप है साहित्यिक, एक साहित्यकार वाला, लोगों ने कब, कितने दिनों में लोगों ने और विद्वानों ने आपको स्वीकार किया? सर ऐसा है कि जैसे कि मैंने कहा था कि पत्रकारिता और उसी दरमियान वो साहित्य से भी लगाव हुआ, पढ़ने लिखने की रुचि रही, चूँकि हिंदी का छात्र रहा मैं, तो इस नाते पढ़ने लिखने की रुचि रही। लेकिन कविताओं को लेकर के जो जमीनी पकड़ जो मेरी रही, ग्रास रूट को लेकर के, ये सोशल एक्टिविज्म को, वो मेरा लिटरेचर में भी काम आया। कि लिटरेचर में जो मेरी चीज़ें होती थी तो वो सतही चीज़ें नहीं आती थी, जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ। मैं कोई दावा नहीं करता अपनी चीज़ों को लेकर के, लेकिन जो अपनी एक आत्मविश्वास है कि वो जो ग्रास रूट की सच्चाई से मैं रूबरू होता था, तो मेरे लेखन में भी वो चीज़ें आती थी। तो मेरे लेखन में जो वो चीज़ें आती थी, तो जब चीज़ें जाती थी किसी बड़ी पत्रिकाओं में, जैसे वागर्थ जैसी पत्रिकाएं जब छापी, और कथादेश, आज मुझे खुशी है कि देश की जो तमाम साहित्यिक बड़ी पत्रिकाएं हैं, हंस कथादेश से लेके वागर्थ से लेकर के साहित्य अकादमी की जो पत्रिका है, तमाम पत्रिकाओं में प्रमुखता से मेरी रचनाएं छपी हैं। तो ऐसा हुआ कि वो एक ग्रास रूट में जुड़े रहने के कारण मेरा जो साहित्यिक लेखन रहा वो भी ज़मीनी स्तर का रहा। इसी वजह से, और उसमें आदिवासियत कई चीज़ें थी, इस वजह से साहित्यिक पत्रिकाओं में मुझे पर्याप्त स्थान मिला, और बहुत सारी पत्रिकाओं में छपा, तो पहचान बन गई। जैसे जिससे पहचान बनी, या जो आपको जो कविता जो है सबसे दिल के करीब लगती है, लगता है कि जो आपने किया है उसमें ये सारी चीज़ें आई हैं, कोई ऐसी कविता बताएं, हमारे दर्शकों को सुनाएं। अब कई कविताएं हैं, अब एक कवि के लिए तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि अब
मतलब उनके लिए सारी कविताएं एक ही जैसी होती है। मैं 2 कविताएं आपको बताऊं। एक मैंने हमारे शहर के एक बहुत ही प्रतिष्ठित जो जुझारू नेतृत्व है वो आदरणीय शिबू सोरेन जी के लिए मैंने एक छोटी सी कविता लिखी थी, बूशी सोरेन नाम से, है ना। बिल्कुल नाम मैंने पलट दिया था, मैं भूल रहा हूँ। तो ठीक है, मैं उनको एक बहुत ये जुझारू रहे हैं, मैं वो बस ये रहे हैं, विश्व गुरु रहे हैं, मैं भी उनको मानता हूँ। लेकिन कुछ चीज़ों को लेकर के था। तो 10 पंक्ति की बड़ी कविता थी बूशी सोरेन के लिए। वो था कि हाँ, आप गांधी बन सकते थे झारखंड के, मंडेला बन सकते थे आप, जेपी बन सकते थे, और नहीं कुछ तो झारखंड के जेपी तो बन ही सकते थे अगर आप सत्ता में नहीं गए होते और झारखंड को गिरवी नहीं रख दिए होते। और चीज़ें ठीक से पंक्तिबद्ध याद नहीं आ रही है ना। और पुत्र मोह में नहीं पड़े होते तो आप झारखंड के गांधी बन सकते थे। मतलब ऐसी कुछ चीज़ें थी, मैं एग्जैक्ट वो कविताएं मुझे याद नहीं रहती बिना देखे। तो ये 10 लाइन की कविता थी जो बहुत प्रसिद्ध हुई, और हालांकि इस पर मुझे थोड़ी धमकियाँ वगैरह भी मिली थी कि जबकि मैंने नाम पलट के लिखा था बूशी सोरेन के लिए, धमकियाँ भी मिली थी। लेकिन 10 लाइन की कविता में मैंने कोशिश की थी कि विश्व गुरु का एक जो है वो मैं सामने रख पाऊँ। खैर वो एक अलग बात है। दूसरी और भी कई कविताएं, एक कविता थी माँ के लिए, माँ का ताबीज। माँ, मैं नहीं जानता तुम्हारी इस ताबीज़ में क्या है, इसके नफ़ा नुकसान के बारे में भी नहीं जानता मैं, बावजूद मैं पहन रहा हूँ ये ताबीज़, तुम्हारा दिया ताबीज़, इसलिए नहीं कि मुझे इस ताबीज़ पर विश्वास है, बल्कि इसलिए कि इस ताबीज़ पर टिका हुआ है तुम्हारा विश्वास। मैं ताबीज़ नहीं, तुम्हारा विश्वास पहन रहा हूँ माँ, तुम्हारा विश्वास पहन रहा हूँ। वाह। तो ये कविता ही मेरी बहुत पॉपुलर हुई। और सबसे ज़्यादा एक बड़ा है जो प्रसंग रह गया है, बहुत कम, चूँकि बहुत सारे दर्शकों तक जानी चाहिए। एक हमारे इलाके की बहुत प्रसिद्ध कवित्री रही है, नाम नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन एक संथाली कविताओं का मैंने अनुवाद किया जो काफ़ी पॉपुलर रहा। जी जी। जिस वजह से भी मुझे लगता है कि लोग ज़्यादा नोटिस लिए कि संथाली कविताओं का मैंने जब अनुवाद किया, जो अनुवाद नगाड़े की तरफ बसते नाम से वो छपा है ज्ञानपीठ से 2004-05 में, जिसका 1 साल में द्वितीय संस्करण आ गया। हमारे इलाके की बहुत प्रसिद्ध कवित्री है। और संथाली कविताओं का अनुवाद वो पूरी तरीके से वो झारखंड के संघर्षों पर जो कविता थी उसको मैंने, उससे भी मुझे बहुत सारे लोग जाने कि भाई ये एक अनुवादक के तौर पर ये आदिवासी समाज की चीज़ों को ये। तो खैर वो भी एक मेरा रहा, लेकिन उसके पीछे भी कई चीज़ें हैं जो चीज़ें कमोबेश चर्चा में आती रहती हैं, वो अपनी जगह है। लेकिन वो भी एक माइलस्टोन है जिसको कह सकते हैं मेरे कामों में जी। हाँ, कि वो ज्ञानपीठ से नगाड़े की तरफ बसते शब्द जो मेरे द्वारा अनुदित कविता संग्रह है, और 1 साल में उसका द्वितीय संग्रह आ गया। तो इस तरह की और भी कई चीज़ें हैं, 4 से 5 पुस्तकें भी आई है कविता से लेकर के। इस मुद्दे पे भी बात मैं करता है, लेकिन मुझे लगता है कि कविताओं की बात हुई, अच्छी बात है। अब मैं इस पे आता हूँ कि झारखंड को बने हुए 23 साल हो गए। अब 23 साल में चूँकि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, एक्टिविस्ट हैं और लेखक हैं, रचनाकार हैं, तो आपकी संवेदनाएं जो हैं, मैंने चीज़ों को समझने के अलग एक आपके पास नज़रिया होगा और कसौटी भी। तो 23 साल को अगर देखना चाहें तो किस रूप में देखेंगे आप? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि झारखंड अलग होने के बाद उसके विकास को लेकर के जो एक सवाल है कि आज झारखंड कहाँ खड़ा है, कुल मिला के निष्कर्ष ये है। तो हम कह सकते हैं कि झारखंड का जो अपेक्षित विकास होना चाहिए था वो तो पूरी तरीके से नहीं हुआ है, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि इतने सालों में कुछ भी नहीं हुआ, ये भी नहीं कह सकते। निश्चित तौर से इस 22-23 सालों में कई चीज़ें बदली हैं और विकास को लेकर के भी है। तो हम कह सकते हैं कि आज हमारा शहर भी विकसित हुआ है, आज यहाँ विकसित हुआ है। बहुत सारे संस्थान पहले नहीं थे, आज यहाँ मेडिकल से लेकर के इंजीनियरिंग कॉलेज से लेकर सारी चीज़ें। तो ये भी एक समानांतर चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन सभी सरकारों
का अपना अलग अलग एजेंडा रहा, विकास के अलग अलग पैमाने रहे, विकास को लेकर के जो अलग अलग प्राथमिकताएं रही वो अपनी जगह है। लेकिन कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि तय सालों में झारखंड में विकास अपेक्षित तो नहीं कर सकते, लेकिन विकास हुआ है और अभी देख रहे हैं कि वो विकास की कड़ी में आगे कहीं न कहीं बढ़ रहा है बिहार। लेकिन उसका एक दूसरा ये कह सकते हैं कि वो जो विकास को लेकर के जो बौद्धिक विकास होना चाहिए था, हाँ बौद्धिक क्षेत्र जो होना चाहिए था, वो कहीं न कहीं किसी भी राजनीतिक एजेंडे में नहीं आ पाता है। अगर विकास का मतलब सिर्फ पुल पुलिया सड़क बना देना, इंफ्रास्ट्रक्चर बना देना ये, लेकिन मानव संसाधनों का अगर विकास कहे तो वो अभी भी बहुत कम हुआ है और वो सबसे ज़्यादा विकास को लेकर की जरूरत उसी की। अच्छा, एक इसलिए कि जब बिहार से झारखंड अलग हुआ तो बिहार को लोग लगा कि बिहार जो है सारे जो प्राकृतिक संसाधन थे और खनिज के कोयला ये सब जो है झारखंड की तरफ चले गए। यहाँ तक कि बहुत सारे पर्यटन क्षेत्र चले गए। ऐसा माना जा रहा था कि बिहार जो है अब बिहार क्या करेगा, और लगा था कि झारखंड जो है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा जी। ये तुलनात्मक कभी आपने अध्ययन किया है कि बिहार कहाँ रहा और झारखंड कहाँ पहुँचा, कहाँ पहुँचना चाहिए था? बिल्कुल, जब बिहार का बंटवारा हुआ तो निश्चित तौर पर ये बातें थी कि जो भी हमारा प्राकृतिक संसाधन से जुड़ी हुई जितनी सारी चीज़ें थी, अब कहे खनिज था, खान खनिज की बात करें, निश्चित तौर पर वो झारखंड के हिस्से पड़ा और बिहार के हिस्से में नदियाँ और समतल चीज़ें रही, ये तो है। लेकिन इधर निस्संदेह झारखंड प्राकृतिक संसाधनों के माने में, चाहे वो पत्थर खादान हो, कोयला खादान हो या जंगल ज़मीन का मामला, निश्चित रूप से बहुत समृद्ध है, आज भी समृद्ध रहा है। लेकिन जिस तरीके से प्राकृतिक संसाधनों का अवैध उत्खनन हुआ, हाँ वो आए दिन भी अखबारों में चीज़ें आती रहती हैं, जिसको लेकर के कभी कभी हमारे मित्र पूछते भी हैं, अरे यार तुम्हारे झारखंड में तो देख रहे हैं कि ये वाला मामला चल रहा है, ये वाला मामला चल रहा है। तो प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर होने के बावजूद जो प्राकृतिक संसाधनों का जो अवैध तरीके से उत्खनन हुआ और उसमें मतलब यूँ कहें कि राजनीतिक से जुड़े हुए जो लोग थे वो कहीं न कहीं उनके संरक्षण में चीज़ें आई कि कोई भी सरकारें कोई भी हो, सत्ता पक्ष विपक्ष कोई भी हो, जिसको जब मौका मिला तो वहाँ राजनीतिक संरक्षण उनको मिला। भूमाफिया हो, यहाँ ज़मीन खरीद बिक्री का मामला नहीं होता है, लेकिन आप देख लें दुमका शहर में, दुमका शहरी क्षेत्र में 80% आबादी जो है वो बाहर से लोग आके बसे हुए हैं, जिनको खरीद बिक्री करके बेचा गया। ठीक है, वो उसका तरीका जो भी हुआ। तो अब पत्थर खादान हो या ये हो या जंगल की अवैध कटाई हो, ये सब अभी भी यहाँ एक बड़ा मुद्दा है और अभी भी जिस हिसाब से अंकुश लगाना चाहिए नहीं हो पा रहा है। जब कोई बड़ा मुद्दा, बड़ा इशू बनता है, कोई बड़े राजनीतिक स्तर के जब कोई वैसे लोग फंसते हैं, किन्हीं की गर्दन फंसती है, किन्हीं का कुछ होता है, तो चीज़ें उभर के आती हैं कि ये हो रहा है। लेकिन हम देखेंगे कि प्राकृतिक संसाधनों का दोहन काफ़ी हुआ है और वो दोहन कहीं न कहीं राजनीतिक संरक्षण की वजह से हुआ है। अच्छा, इतना सब कुछ आप कर रहे हैं जी, आप एक्टिविस्ट हैं, आप लेख लिखते हैं, अखबारों के लिए लिखते हैं, कविताएं कहानियाँ लिख रहे हैं, उसके बाद अब मंचों का संचालन भी, मंचीय कार्यक्रमों का संचालन जी। तो इधर मैंने आप जानबूझकर आए हैं या लोगों ने आपको बना दिया? चलिए सर, ये आपने बहुत ही रोचक सवाल किया। दरअसल हुआ क्या कि एक तो मेरी पढ़ाई हिंदी का मैं छात्र रहा और लिखने पढ़ने का रहा, साहित्य से जुड़ा पत्रकारिता कर रहा हूँ। और हुआ क्या, वो उस दिनों वार्ता वगैरह के लिए हमको आकाशवाणी बहुत बुलाया जाता था। हाँ, उस वक्त भागलपुर आकाशवाणी होता था विभाजित बिहार के समय में। तो कॉलेज लाइफ में जब मेरी थोड़ी बहुत पहचान बनी ना, लिखने पढ़ने को लेके जो थोड़ी बहुत पहचान बनी, तो आकाशवाणी मेरा बहुत जाना होता था। और उस वक्त दूरदर्शन और वो सोशल मीडिया जैसी चीज़ें थी नहीं थी, मोबाइल वगैरह कुछ नहीं था, तो रेडियो एक बड़ा माध्यम हुआ करता था। तो वो जो होता था कि वहाँ जब बुलाते थे तो जाता था। और मुझे याद है कि जब पढ़ते थे 160 रुपये मिलते थे और मैं यहाँ से भागलपुर जाता था, तो उस वक्त भी एक लगता था। और जब वहाँ कोई वार्ता मेरा प्रसारित होता तो मैं 10 दोस्तों को करता था कि यार मेरे फलाने दिन एक मेरा वार्ता आ रहा है, ज़रा सुन के बताना कैसा है। तो वार्ता के क्रम में ऐसा होता था कि वहाँ आकाशवाणी में जाते जाते थोड़ी सी मतलब
बोलने को लेकर के एक जो शैली का हुआ, अच्छा। वो उसके कारण भी थोड़ी डेवलप हुई। और दूसरा हुआ कि आंदोलनों के कारण जो सभा सेमिनारों में व्याख्यान देने की बात कहे या कभी कभी मंचों पे भाषण देने की बात, भाषण देने का मतलब कोई राजनीतिक भाषण नहीं, अपने मुद्दों को लेकर के जो बोलने की बात होती थी, जनसभाओं में जो बोलने की बात होती थी, तो कहीं न कहीं वो शब्दों, वाक्यों और बोलने को लेकर के एक फ्लो बन गया। तो धीरे धीरे ये चीज़ें जब बनी, भाषा की शुद्धता से लेकर बाकी चीज़ों को लेकर के, तो हुआ क्या का साहित्यिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जाता था तो लोग कभी जिम्मेदारियां देते थे। तो अब मैं जहाँ जैसा भी कर पाता था, ये मुझे पता नहीं कि मैं कितना अच्छा कर पा रहा था, लेकिन लोगों को लगता था कि मैं कुछ ठीक ठाक कर पा रहा हूँ। तो लोग ठीक ठाक कर पा रहा हूँ तो लोग जिम्मेदारी देते थे, अरे यार ये वाला करना है। करते करते धीरे धीरे ये पहचान बन गई मंच संचालक के रूप में कि आज मुझे खुशी है कि जिला प्रशासन के जितने सारे कार्यक्रम हमारे शहर में होते प्रशासनिक स्तर से, वो पूरा का पूरा मुझे ही आमंत्रित किया जाता है। अशोक जी, एक चीज़ ये है कि किसी भी कार्यक्रम का दारोमदार जो है वो होता है संचालन, मंच संचालन, एक कार्यक्रम का संचालन पे। जी, एक आप अच्छे मंच संचालक हैं, तो एक अच्छे जो मंच संचालक होते हैं किसी भी विधा से जुड़े होते हैं, उनका एक दायित्व ये होता है कि अपनी अगली कड़ी तैयार करें, अगली पीढ़ी। तो ऐसा कुछ कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण एक कार्य होता है। बिल्कुल आपने सही कहा कि ये अपने से तैयार होने के बाद जो आने वाली पीढ़ी है वो सेकेंड लाइन तैयार कर देना। जी। तो मेरी पूरी कोशिश रहती है, चाहे साहित्य हो, पत्रकारिता हो, हमने जो भी मेरा अपना फील्ड रहा है, सब फील्ड में मैंने सेकेंड लाइन तैयार करने की कोशिश की है। आपको बताएं कि पत्रकारिता को ले तो बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट मित्र जो मेरे संस्थान में जुड़े हुए थे या किसी भी संस्थान से जुड़े हुए थे, उनको हम अपने संस्थान में मीडिया वर्कशॉप का आयोजन करते थे और बाहर से पत्रकारों को ही बुलाते थे, वरिष्ठ पत्रकारों को ही बुलाते थे। चरखा जैसा जो दिल्ली का एजेंसी है उसका ही वर्कशॉप सेमिनार यहाँ करते थे। मीडिया वर्कशॉप 5-5 दिनों तक, 10-10 दिनों तक मीडिया वर्कशॉप। तो कॉलेज के जो स्टूडेंट होते थे, थोड़े लिखने पढ़ने वाले लोग, वहाँ से चुनते थे। जो सोशल एक्टिविस्ट करते थे, जिनको थोड़ी मुद्दों की समझ होती थी, उन लोगों को पकड़ के लाते थे। अगर बोलते थे कि यार मीडिया वर्कशॉप में भाग लो तो क्या होगा, अरे पत्रकार बनोगे, नहीं पत्रकार बनोगे, मीडिया की समझ तो होगी, मीडिया कैसे काम करता है, प्रेस विज्ञप्ति लिखने के लिए सीखोगे ना। तो ये करते करते हम कह सकते हैं कि मीडिया वर्कशॉप में मैंने कई अपने साहित्यिक मित्रों को, या यूँ कहें कि कई सामाजिक कार्यकर्ताओं को हमने मीडिया कर्मी बनाया और आज वो पत्रकारिता में है। मैं कर सकता हूँ। कई लोग आज अच्छी पत्रकारिता कर रहे हैं और कई लोग हैं जो अवार्ड भी ले रहे हैं, कई लोग हैं कि मीडिया फेलोशिप तक भी पहुँचे हुए। तो ये मैंने कोशिश की। दूसरा है साहित्य में भी लेकर के, तो साहित्य में भी ये मेरा सौभाग्य रहा कि देश की तमाम बड़ी साहित्यिक पत्रिकाओं ने मुझे छपने का अवसर मिला। तो और यहाँ साहित्यिक पत्रिकाएं आती नहीं थी, तो मैं अपने दोस्तों को अपनी पत्रिकाएं देता था, यार तुम लिख तो रहे हो लेकिन थोड़ा सा छपो भी, बाहर छपोगे तो ये दुमका में सिर्फ पढ़ोगे कविताएं और 4 लोग तालियां बजा लोगे तो तुम बड़े कवि नहीं हो जाओगे। मैंने बड़ा रुखड़े बोलते थे। उद्देश्य होता था कि वो थोड़ा सा बढ़े, दुमका से निकले। और फिर जो बड़ी पत्रिकाएं, अच्छी पत्रिकाएं होती थी, उन्हें बोलते थे किसमें भेजो, इसमें भेजो, और 2-4 बार चीज़ें लौट आती थी। लेकिन बाद में वो छपने लगे तो उनको गर्व होने लगा। तो आज वो बोलते हैं कि नहीं, अरे अशोक भैया ने मुझे वो साहित्य का रास्ता दिखाया तो आज हम बड़ी पत्रिकाओं में छप रहे। तो ये भी कोशिश हो रही है। उसी प्रकार मंच संचालनों में भी है। कभी कभी होता है कि कुछ अगर अवसर होते हैं तो हम कभी अपने जो साथी लोग होते हैं बोलते हैं कि नहीं ये मेरा छोटा भाई आज करेगा, मैं नहीं करूँगा, मेरा छोटे भाई। और जब थोड़ा सा हिचकिचाता है तो मैं कहता हूँ मैं तेरे साथ खड़ा हूँ ना पीछे, तो करना, अच्छा करेगा। और करते, और आज वैसे लोग भी तैयार हो रहे। कोशिश है। आप सरकारी नौकरी करते हैं, इतने एक्टिविटी मतलब आप सामाजिक मुद्दों पे लड़ते भी हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, संचालन करते हैं, आज इस मुकाम पे हैं, इतने वर्ष हो गए, खड़े हो के अभी क्या खोया क्या पाया जी, कभी आप हिसाब लगाते होंगे तो आप जी। बताएंगे क्या आपने खोया, क्या आपने हासिल किया? जी, बहुत ही मौजूद सवाल है ये। एक तो ये कि मैं सरकारी नहीं हूँ, सेमी गवर्नमेंट में हूँ, एजुकेशन का प्रोजेक्ट है। लेकिन बिल्कुल आपने कहा, मैं बता दूँ कि मैं मतलब जुड़ा हुआ हूँ। एजुकेशन का जो प्रोजेक्ट होता है वो टाइम बाउंड होता है, मैं उसमें जुड़ा हुआ हूँ। तो वो भी है कि जो एजुकेशन को लेकर काम करने का रहा है। खैर, तो अब रही बात कि अब इतना सब कुछ करते हुए भी सोशल एक्टिविज्म, पत्रकारिता, एक छोटी सी मतलब नौकरी कह लीजिए, वो अनुबंध की, वो सारी चीज़ों को करते हुए, साहित्य को जीते हुए, अब ये सवाल कि अब कोई बड़ा मुकाम तो हासिल मैंने नहीं किया, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि जो भी मेरा फील्ड रहा,
सभी फील्ड में मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की, और सभी फील्ड में मेरी बहुत ज़्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत ज़रूर है कि लोग अब मेरे काम को नोटिस ले रहे हैं। जी। जब मेरे काम को नोटिस ले रहे हैं और उसका इम्पैक्ट भी मुझे दिखाई पड़ रहा है, तो कहीं न कहीं आत्मसंतोष कर रहा है, होता है कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ उसका कहीं न कहीं कमोबेश सब रिजल्ट दिख रहा है। अब रही बात खोया और पाने को लेकर के, तो खोने को लेकर के तो एक पीड़ा मुझे है। आज भी मेरे पापा और मम्मी बोलते हैं कि तुम चाहते तो प्रोफेसर बनते थे, तुम इतना लेक्चर देते हो, बहुत भाषण झाड़ते हो, ये कर सकते हो, तो तुम कम से कम नहीं होता तो एक प्रोफेसर तो बन सकते थे। तुम आज दूसरे को पीएचडी कराते हो, तुमने अपना पीएचडी कभी नहीं किया। हाँ, आज मुझे खुशी है कि आज मेरे साथी लोग करते हैं तो उसमें जो मदद होता है कर देते हैं, तो खैर तो करते हैं, लेकिन तुम बन सकते थे। और तो मुझे लगता है इतने वर्षों बाद कि हाँ, मेरे मम्मी पापा सही बोल रहे हैं। या उस वक्त भी पीड़ा होती है जब लोग पूछते हैं कि यार क्या है आप, मैं बाहर जाता हूँ, कहता है कि आपका परिचय, और मैं कहता हूँ कि मैं एक सोशल एक्टिविस्ट और फ्रीलांस जर्नलिस्ट हूँ, तो थोड़ा सा चेहरा बदल जाता है लोगों का। और ठीक मेरे साथ अगर कोई मित्र होते हैं कहते हैं कि मैं फलाने लेक्चरर हूँ या प्रोफेसर हूँ या एचओडी हूँ हिंदी का, तो देखते हैं उनके प्रति लोगों का नज़रिया और मेरे प्रति थोड़ा बदल जाता है। तो वहाँ थोड़ी सी पीड़ा तो होती है ना। और जब मम्मी पापा बोलते हैं या आज इतने वर्षों बाद, तो लगता है कि कहीं न कहीं मतलब कुछ खोया तो है कि ठीक है, मैं बहुत बड़ा सपना नहीं पाला था, लेकिन कहीं हर आदमी का एक होता है कि एक छोटा सा बेहतर जॉब हो जिससे कि घर दाल रोटी बेहतर तरीके से चले और ये हो घर परिवार ठीक ठाक चले और जो जिए। तो वो तक तो मैं नहीं पहुंच पाया, लेकिन वो मैंने खोया, मैं कह सकता हूं कि वो नहीं पाया। लेकिन उसके बदले जो मैं पाया, आज मेरी जो समझ है आदिवासियत को लेके, आदिवासी भाषा साहित्य संस्कृति को लेके जो थोड़ी बहुत समझ है, मैं बहुत विद्वान नहीं हूँ, मैंने बहुत काम नहीं किया, मैं कह सकता हूँ मैंने कोई काम नहीं किया, लेकिन जो थोड़ा बहुत भी मैंने काम किया, थोड़ी बहुत मैंने समझ पाई है, तो ये मेरी बहुत बड़ी पूंजी है। और उसी से आज थोड़ी बहुत पहचान है और आप जैसे लोगों के साथ क्षेत्र में आपकी अच्छी खासी पहचान है। लोग आपके याद, जो भी दुमका के आसपास के बारे में भी सोचता है तो आपको याद करता है। आखिरी सवाल, मुद्दे तो बहुत हैं जी, कभी फिर कभी बातचीत। जी बिल्कुल। आखिरी सवाल कि आदमी कितना भी हासिल कर ले, लेकिन कुछ सपने ऐसे होते हैं जो हमेशा पीछे करते रहते हैं। हाँ, और उसको साकार करना चाहते हैं। तो ऐसे क्या है, क्या प्रोजेक्ट है, क्या सपने हैं जो अभी आप पूरा करना चाहते हैं? ये बिल्कुल देखिए, हर आदमी का अपना अपना सपना होता है, और मैं उम्र के मतलब 45 वर्ष पार कर चुका हूँ, 50 के आसपास जाने वाला। तो अब हर आदमी का अपना सपना होता है। मैं कोई बहुत बड़ा सपना तो नहीं पाला हूँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि एक तो जो है कि मेरे पास जो चीज़ें हैं आदिवासी समाज को लेकर के, जो थोड़ा बहुत चीज़ें मैं कर पाया हूँ, उसको लेकर के अब मैं पुस्तकें जब है 4-5 पुस्तकें जैसा कि मैंने बताया, लेकिन ज़्यादातर मेरी कविता की पुस्तक है। तो अब जबकि सारे प्रकाशक मुझे बोलते हैं कि यार तुमने आदिवासियों पर इतना काम किया है, वो वाला दो, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो ज़्यादा बिकाऊ है, ये है। तो वो चीज़ें मेरे पास हैं, लेकिन मैं उसको व्यवस्थित नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि बच्चे का कैरियर है और बाकी चीज़ें हैं। अब घरेलू जिम्मेदारियाँ भी सब पहले की ज़्यादा बढ़ गई है। अब तो उस नाते अब मेरा जो है कि लग रहा है कि जो भी आदिवासी समाज को लेके मैंने थोड़ा बहुत काम किया है, जो भी मेरा लिखित रूप है, बिखरा सारा चीज़ें हैं, फुटकर रूप में चीज़ें बहुत हैं, उसको मैं संयोजित करके आदिवासी समाज के लिए 2-3 पुस्तकों की योजना है मेरी। तो वो सारी सामग्री तैयार है, थोड़ा व्यवस्थित नहीं कर पा रहा हूँ। तो कम से कम 3 पुस्तकें मैं तैयार करना चाहता हूँ, जिसमें हमारे आदिवासी जीवन संस्कृति और उसके संघर्ष वाला जो जन मुद्दों पर जो मैंने काम किया, इसको लेकर के सामने ला सकूँ। ये मेरी कोशिश है। अब पता नहीं कहाँ तक कर पाता हूँ ये। चलिए, आपके ये जो अधूरे कार्य हैं, जो सपने हैं, वो पूरे हों। आखिर में आप, हर आदमी जब इतना काम करता है तो उनको सम्मान मिलता है। तो आपको किस तरह के सम्मान मिले हैं अभी तक? जी बिल्कुल। हाँ, सम्मान को लेकर बात, अब सम्मान को लेकर के 2 चीज़ें हैं। एक है आम जनता के बीच का एक सम्मान मिलना, हाँ, जब उस तो, और एक होता है कि वो एकेडमिक तरीके का कुछ मिल जाना। तो 2 अलग अलग चीज़ें हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि एकेडमिक स्तर पर भी अगर कहूँ तो बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन है कि जैसे मीडिया के क्षेत्र में रहे तो आज मुझे NFI का नेशनल मीडिया फेलोशिप अवार्ड मिला है, जो पत्रकारिता के लिए एक प्रतिष्ठित अवार्ड है, एक सोशल ये के रूप में, फ्रीलांस जर्नलिस्ट के रूप में। इसके अलावा भी कई अवार्ड है, मेरे झारखंड मीडिया फेलोशिप भी मिला है।
और साहित्य के भी कई अवार्ड मिले हैं, भाषा को लेकर के, अनुवाद को लेकर के भी मिला हुआ है, और चंद्रशेखर रत्न अवार्ड भी है, और कई अवार्ड हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन वो अवार्ड कम से कम मुझे मेरे काम की स्वीकृति प्रदान करता है। तो मुझे बल मिला उन चीज़ों से कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ तो लोग कहीं न कहीं मेरे काम को परखा जा रहा है, तो उससे मुझे कहीं न कहीं बल मिला है। और दूसरी तरफ अगर कहें तो जो आम जनमानस में कह लीजिए, या जहाँ हम रह रहे हैं या इससे बाहर भी, तो निस्संदेह हम कर सकते हैं कि जहाँ हम रह रहे हैं आज आदिवासी समाज में भी मेरी अच्छी पकड़ है। आदिवासी गांव में भी जाते हैं तो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, कई अच्छे लोग हैं। तो अपने शहर में भी जो भी बुद्धिजीवी समाज है, लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, उनके बीच एक ठीक है, मैं बहुत बड़ा आदमी तो नहीं हूँ, एक साधारण आदमी हूँ, लेकिन उनके बीच जब वो लोग सम्मान देते हैं, मेरे काम को नोटिस लेते हैं या सम्मान के साथ कहीं बुलाते हैं, आमंत्रित करते हैं, तो लगता है कि ये कहीं न कहीं मेरे काम की देन है। और ये समाज, आदिवासी समाज हो या हमारे शहर का समाज हो, तो कहीं न कहीं हमें वो हमें सम्मानित करते हैं, या मेरे प्रति उनका नज़रिया थोड़ा सकारात्मक है। और एक मज़े की बात सर बताएं इसमें कि बाहर के बहुत सारे लोग मुझे आदिवासी जानते हैं। और मुझे खुशी भी होती है, मुझे इसको लेकर कोई ये भी नहीं है। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी बताएं, बहुत सारी आदिवासी पत्रिकाएं हैं, बहुत सारी कई पत्रिकाएं हैं, वो सारे लोग, क्योंकि आदिवासी पर लेखन इतना ज़्यादा हुआ कि बाहर के लिखने पढ़ने वाले लोग, कई संपादक और ये वरिष्ठ लोग, वो मुझे आदिवासी समझते हैं। ठीक जैसे कि कोई फलाना सिंह मुंडा होगा तो ठीक है, सिंह है तो कोई मुंडा या कुछ भी होगा, वो झारखंड में बहुत सारे होते। तो मुझे कई बार ऐसा भी हुआ कि फ़ोन पर बात करते हुए मुझे कहा भी गया कि आप तो आदिवासियों के ये हैं वो हैं, आप खुद ये रहे, आदिवासी ट्राइबल रहे, आदिवासियों के लिए काम किया, वो काम किया। और वो उस वक्त देखते थे कि वो दूसरे कौम को गाली वाली देने में भी वो फ़ोन पे बातें होती थी। कुल मिला के लगता था कि वो है, तो मैं फिर भी ये नहीं होता था। लेकिन मुझे इस बात की खुशी होती थी कि उन्होंने मेरे आदिवासी होने न होने पर बात नहीं की, मेरी आदिवासियत को परखा। हाँ, आदिवासी, हाँ, कि मेरी जो आदिवासी दृष्टि थी, उन्होंने कहा कि तब बाद में कि अशोक जी, भले ही आप जन्म से आदिवासी ना हो, लेकिन आपके सोशल एक्टिविज्म से लगता है कि आप में आदिवासियत कूट कूट के भरा हुआ है, इसलिए मैं आपको आदिवासी मान रहा हूँ। आपकी पक्षधरिता जो है आदिवासियों के प्रति है, इसलिए मैं आपको आदिवासी मान रहा हूँ, भले आप किसी कौम के रहें। तो मुझे बड़ी खुशी होती थी कि मेरे अंदर जो थोड़ी बहुत आदिवासियत आप आई है, उस वजह से आदिवासी समाज मुझे अपना कह के समझ रहा है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। चल, मेरे लिए ये भी कम बड़ा अवार्ड नहीं है। ये मान्यता मिलना बाहर और घर में बहुत ज़रूरी है। अभी मैं दुमका के अशोक सिंह जी से बात कर रहा था, जो कि सामाजिक कार्यों, साहित्यिक कार्यों और सांस्कृतिक कार्यों में संलग्न है, लगातार काम कर रहे हैं। तो आइए फिर उनसे कभी बातचीत करेंगे। तब तक के लिए हम विदा, लेकिन अगले एपिसोड में हम फिर एक नए व्यक्ति से आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए हमें विदा दें। नमस्कार। जी, नमस्कार, धन्यवाद।